हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट का जो पेपर होता है, इसमें कौन बच्चा पेपर देने योग्य है, कितना परसेंटेज होना चाहिए और इसमें क्या उम्र होना चाहिए। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें बात करते हैं, उसके बाद हम पेपर फर्स्ट में जो मेन टॉपिक है उसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, जो यूजीसी नेट का पेपर होता है, इसके दो पेपर होते हैं। पहली चीज़, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है आपका पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड जो पेपर फर्स्ट है, इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड कुल मिला के 10 यूनिट इसमें है। टोटल इसमें कितने होते हैं? टोटल 10 यूनिट है, जो कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें पॉलिसी चेंज हो गया है। अब देखिए तो किसी से 7 क्वेश्चन आ जाता है, किसी से 8 क्वेश्चन, ऐसे करके क्वेश्चन, जो कि टोटल आपका 50 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो 50 × 2 अगर करेंगे तो आपका टोटल 100 मार्क्स नंबर ये बनता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गया। दूसरे से हम बात करते हैं जो पेपर सेकंड है, इसमें कितने क्वेश्चन, जो कि पेपर सेकंड आपका होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे अगर आप मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड से, तो उसका पेपर CSIR करवाता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और जिसमें आर्ट और कॉमर्स है, ये जो पेपर होते हैं, इनमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है या कॉमर्स है, तो इसमें आपका रहेगा टोटल 100 क्वेश्चन प्लस एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये आपका बनेगा 200। ठीक है, तो 100A और 200A दोनों मिला के आपका जो बनेगा 300 नंबर में पूरा बनता है। अगर आप इसमें 60% लाते हैं तो आपका नेट होता है, 65 लाते हैं तो आपका समझ जाइए JRF हो जाता है। एक क्राइटेरिया है, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें हो। अब ये बात करते हैं कौन नेट देने के योग्य है। जिसके पास PG डिग्री अर्थात जो मास्टर डिग्री कर चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट कर चुका है, चाहे MA हो, MCOM हो, या आपका MSc हो, तो ये जिसके पास, अब इसमें भी है मास्टर डिग्री जिसके पास है। हाँ, इतना याद रखिएगा, ये जो साइंस बैकग्राउंड होता पेपर, जो साइंस वाले स्टूडेंट, ये इनका पेपर करवाता है CSIR। ठीक है, और बाकी जो ऊपर हो इनको कौन करवाता है? वो नेट। ठीक है, इनमें जो होता है आर्ट वालों का, कॉमर्स वालों में, इनमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए, जो MA है, MCOM है, MSc, इसमें कितना परसेंटेज होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कम से कम अगर मान लीजिए जनरल कोटा है, जनरल से है, OBC है और SC एवं ST है, इनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया? जनरल अगर है तो कम से कम उसके पास 55%, OBC है तो 55%, SC ST है 50%, SC इतना और ST के लिए 45 से मांग देता है दोस्तों। अगर इतने से आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है तो आप फॉर्म भरने के योग्य हो। ठीक है, ये कम से कम आपके पास मास्टर डिग्री में इतना परसेंटेज होना बहुत जरूरी है, जिस सब्जेक्ट से आप पास किया है। और इसके लिए उम्र क्या होता है? देखिए, नेट के लिए कोई उम्र नहीं है, 50 साल तक के आप, अगर आपका उम्र है, एज है। ठीक है, अगर आपका उम्र है, एज है, तो आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। JRF के लिए जो महिलाएं हैं, चाहे जर्नल से हो, चाहे वो जनरल महिला कोई भी हो,
सभी महिलाओं इसमें दिया 35 ईयर्स, ठीक है। ओबीसी अगर है तो उसके लिए भी 35। महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। पुरुषों के लिए जो है ये तो हो गया आपका फीमेल, और जो मेल के लिए हम बात करेंगे, मेल के लिए दोस्तों 30 साल रखा है, 30 साल, इनमें 32 दिया है। और जो SC ST हैं, इनके लिए 35 जो है SC और 37 ST, ये क्राइटेरिया इसको बांटा गया। तो मतलब ये JRF का है, किसके लिए है, ये JRF का बात करता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नेट में कितना परसेंटेज कितना मांगता है। और हाँ, अगर आपने अभी मास्टर डिग्री फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है, आपका 55% से ऊपर है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में सिर्फ एडमिशन लिए हैं तो आप अभी नहीं भर सकते। जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट अगर हुआ होगा तो सेकेंड ईयर में आप अभी एडमिशन आपका फाइनल चल रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका बेस है, इसका आधार है, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है। बीच में काफ़ी बहुत चेंज किया गया था, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात आज हम करते हैं पेपर फर्स्ट में क्या क्या जो इसमें टोटल पूछे जाते हैं, पेपर सेकंड में क्या पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पेपर फर्स्ट में दोस्तों सभी के लिए कंपलसरी एक ही होता है, चाहे आर्ट हो चाहे कॉमर्स हो, सबके लिए पेपर जो होता है एक ही जैसा रहता है। इसमें जो हम पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जो होता है इसमें टोटल कितने यूनिट है, 10 है। इसमें टोटल जो यूनिट है 10 ही है, ठीक है। अब इस 10 में कौन कौन टॉपिक है एक एक को समझते हैं। पहला इसमें जो टॉपिक आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, एक जब तक आप एक टीचर को नहीं समझेंगे, एक स्टूडेंट को नहीं समझेंगे, तो कैसे पता चलेगा टीचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या टीचिंग जो टीचर पढ़ा रहा है उसने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्या उस सब्जेक्ट में एक एक्सपर्ट है, अच्छे से बढ़िया उसको नॉलेज है कि नहीं है, टीचिंग के पढ़ाने क्या क्या मेथड्स हैं, टीचिंग का कैसे इवेल्युएशन किया जा रहा है, री टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अफेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है। अफेक्टिव मीन्स होता है जब टीचर और स्टूडेंट जब तक क्लास में नहीं होंगे तो अफेक्टिव नहीं कहलाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट है और टीचर नहीं है तो स्टूडेंट किससे पढ़ेंगे, और अगर मान लीजिए क्लास में टीचर उपलब्ध है, प्रेजेंट है, और वहाँ पर स्टूडेंट ही ना हो तो टीचर किसको पढ़ाएगा। तो इसलिए दोनों का होना कंपलसरी है। तो इसका कंपलसरी मतलब बेसिक अनिवार्य है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एक एक बात करते हैं। पहले समझेंगे मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। फिर दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे, लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसके लेवल में बांटा गया है, इसके कुछ स्तर दिए गए हैं। स्तर में जैसे मेमोरी लेवल क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग लेवल क्या हो गया, और इन कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, हार्बर्ट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, मॉरिसन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, और हंट ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है। इस चीज़ को, बेसिक चीज़ को समझेंगे। इसके 3 लेवल होते हैं, इसके 3 लेवल है दोस्तों। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बाद लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग के बाद पढ़ते हैं हम अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव मीन्स वही कि जब तक क्लास में अगर टीचर
और स्टूडेंट, टीचर प्लस अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचिंग का इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। मान लीजिए क्लास में टीचर उपलब्ध है और स्टूडेंट नहीं है तो क्या टीचिंग होगा? नहीं। क्लास में मान लीजिए टीचर उपलब्ध है, स्टूडेंट उपलब्ध है और टीचर नहीं है, तब भी टीचिंग का इफेक्टिव नहीं होगा। तो इफेक्टिव तभी होगा, प्रभावित होगा, जब टीचर और स्टूडेंट दोनों क्लास में उपलब्ध होंगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड मीन्स इसकी विधि क्या क्या है, मेथड्स। अब मेथड्स में जैसे आप पढ़ेंगे टीचर सेंटर मेथड्स क्या है, लर्नर सेंटर मेथड्स क्या है, ऑफलाइन मेथड्स क्या है, ऑनलाइन मेथड्स क्या है। इसके बेसिक 4 मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा? ऑफलाइन, ऑनलाइन, ठीक है, उसके बाद टीचर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, तो ये इसके जो बेसिक आधार है दोस्तों। अब इनको भी समझेंगे एक एक टॉपिक को। ऑफलाइन में क्या होता था, आप पुराने समय में देखे होंगे, जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट फेस टू फेस बैठ पढ़ाई होता है उसको बोलते हैं ऑफलाइन। ऑनलाइन जैसे आजकल प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो जो आपका डिजिटल तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में और भी चीज़ें हैं, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, तो कुछ ऐसे बेसिक टर्म भी हैं जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। अगला है टीचिंग, टीचर सेंटर मेथड क्या है, जैसे शुरुआत में हमने बात किया। अब टीचर कब सेंटर्ड होता है, कब लर्नर सेंटर्ड होता है। अब मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको पढ़ाना है, तो बच्चा खुद से तो पढ़ नहीं सकता, उसके लिए क्या होगा, हमेशा टीचर की आवश्यकता पड़ेगा। तो टीचर यहाँ सेंटर्ड होगा, केंद्र होगा, बिना टीचर के बच्चे ज्ञान कैसे हासिल करेंगे। दूसरा होता है लर्नर सेंटर। अब अगर क्लास में लर्नर ना हो, उपलब्ध ना हो, टीचर उपलब्ध हो कि लर्नर उपलब्ध ना हो, सिर्फ अगर कौन हो, टीचर हो, तब भी टीचिंग क्या होगा, नई कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो लर्नर का महत्व कब हो जाता है, सीखने वाला का भी महत्व होना है, इसके प्रति क्या क्यूरियोसिटी होना चाहिए, सीखने के प्रति क्या ललक होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है। ये मेथड्स हो जाता है। फिर एक इसमें पढ़ते हैं मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है। आजकल मॉडल ऑफ टीचिंग दोस्तों, मॉडल मीन्स नए नए तरीके जो इसमें आजकल वो कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे पेडागोजी क्या है, एंड्रागोजी क्या है, हेटागोजी क्या है। पेडागोजी मीन्स होता है जब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक साथ, मतलब अगर टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट पढ़ रहा है तो इसको बोलते हैं पेडागोजी, अर्थात टीचर सेंटर्ड ही होगा। एंड्रागोजी में क्या होता है, थोड़ा स्टूडेंट अच्छा खासा उसमें अंडरस्टैंड आ जाता है, समझ हो जाता है, विवेक बुद्धि अच्छी काम करती है, तो वहाँ पर टीचर की आवश्यकता बहुत नाम मात्र काम जरूरत पड़ता है, जो थोड़ा बहुत उसे गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं एंड्रागोजी। एक होता है हेटागोजी। हेटागोजी मीन्स होता है जब उसमें टीचर को बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं पड़ता है, खुद से बैठ के खुद से डिसीजन लेता है, सही क्या है गलत क्या है, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कैसे उसको आंसर निकालना है, तो उसको बोलते हैं हेटागोजी। लास्ट में उसके बाद हम फिर पढ़ते हैं, कुछ इसमें होता है आपका इवैल्यूएशन होना, मूल्यांकन करना। अब मूल्यांकन क्या करना, जो भी हम बच्चे को पढ़ाया है, जो भी सिखाया है, वास्तव में क्या वो बच्चा जब पहले शुरुआत में हमने क्लास लिया तो बच्चे को कुछ नहीं आता, उसका लेवल क्या था, मान लीजिए उसका लेवल एक प्रकार से 40% था, इतना ही नॉलेज था, पढ़ाने के बाद पता चला वो आ गया 70%। तो इनमें हमें चेक करेंगे पहले क्या था और आफ्टर में क्या हुआ, बिफोर क्या था और आफ्टर क्या था, मूल्यांकन करेंगे। अब मूल्यांकन करने के लिए आप देखते होंगे उसको नंबर भी देते हैं, कहीं कहीं ग्रेड देते हैं, जैसे ग्रेड में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। तो इस प्रकार से उसको हम ग्रेड में भी डिवाइड करते हैं और परसेंटेज नंबर में भी हम डिवाइड करते हैं, समझते हैं।
ये चीजें हो गई आपका, तो इसको बोलते हैं आपका इवैल्यूएशन। दोस्तों इसको बोलते थे इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। तो ये बेसिक आपका इतना ही समझ जाओ तो बहुत, इसमें से कम अगर आप इतना ढंग से पढ़ लो तो आपका अगर जो भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हैं। बट इसमें कहीं 5 क्वेश्चन पूछता है, कभी 4 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। एक लास्ट एक टॉपिक इसी में रहता है आपका ब्लॉम टेस्टोनॉमी बोलते हैं दोस्तों, ब्लॉम टेस्टोनॉमी। एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉम टेस्टोनॉमी, इन्होंने काफी चीज को बांटा गया है, इसमें एजुकेशन स्तर को, सोचने की शक्ति को दिया गया है कि बच्चे में मान लीजिए ज्ञान है, इमोशनल ना हो तो ज्ञान भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए और एक्शन होना चाहिए, कुछ करने योग्य होना चाहिए। तो जिसको 3H कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक को बोलते हैं हेड में सिर, और एक हैंड हाथ, और एक हार्ट मतलब हृदय। तो हृदय से इमोशनल, एक्शन जो आप कार्य करेंगे, जो रोजी रोटी करेंगे, ठीक है, जो आप चीज़ सीखेंगे, और हेड आपने जो एक्टिविटीज़ करना है, जो आपको थॉट डेवलप करना है, लर्निंग प्रोसेस करना है, इसको 3H में इसको डिवाइड किया गया है। 3H, एक ही H, 1H, एक ही H। एक का हेड मतलब सिर, एक का हैंड मतलब हाथ, और एक हेड मतलब हार्ट मतलब हृदय। 3H में इसको डिवाइड किया। तो ये बेसिक आपका हो जाता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। ये हमने सिर्फ अभी सिलेबस को आइडेंटिफाई किया। अब दूसरा सिलेबस, इसमें हम बात करते हैं दूसरा इसमें टॉपिक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद, अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड सिलेबस। अब रिसर्च एप्टीट्यूड देखते हैं। दूसरा इसमें टॉपिक आपका यूनिट आ जाएगा रिसर्च एप्टीट्यूड। दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? किसी चीज को पुनः खोज करना। रिसर्च, सर्च मतलब खोज करना, री मतलब पुनः खोज करना। आपको इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं। अगर आप नेट करेंगे, जेआरएफ करेंगे, जेआरएफ करने के बाद लोग आगे पीएचडी वगैरह करते हैं, तो उसमें रिसर्च पे ही टॉपिक कोई ना कोई टॉपिक अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन उस रिसर्च तभी आप कर सकते हैं जब तक आप किसी चीज़ का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जैसे किसी प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे तभी आप उस पर रिसर्च करेंगे। आप देखते होंगे कभी आपके जीवन में कभी का कोई न कोई छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं को आप हल करते हैं, उसको समाधान को समझते हैं। मेरे पास ये समस्या अगर आया तो कैसे आया। जैसे कोई बच्चा है एग्ज़ाम दे रहा है, बार बार फेल हो रहा है। अब बार बार जब वो फेल होता है, मान लीजिए बच्चा है और एग्ज़ाम दे रहा है, अब इसको चाहिए 80% या 80% पे पास होना है, और ये कभी 75 आ रहा है, कभी जो है 78 आ रहा है, इतना परसेंटेज पे फेल हो रहा है। अब इसको चाहिए 80। इसके प्रॉब्लम क्या है? फेल होने का मार्क्स नंबर लास्ट में थोड़ा बहुत कम होना। अब वो अपने आप चेक करेगा कि कमी क्या मेरे अंदर, मैं सही पढ़ाई नहीं कर पाता, या मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता, या और भी मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने टाइम का ड्यूरेशन और बढ़ाना चाहिए। ये क्या कर रहा है? अब अपने अंदर रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है, वो कमी क्या है। जब वो कमी को आइडेंटिफाई कर लेता है, समझ जाता है कि मुझे अपनी क्या करना चाहिए, जो रीडिंग करना है, जो पढ़ना है, उसकी ड्यूरेशन को और क्या करना है, बढ़ाना है। मुझे अपने टाइम मतलब और क्या करना है, बढ़ाना है। सिलेबस जो भी है, जो टॉपिक है, उसको और अच्छे तरीके से क्या करना है, और पढ़ना है, बढ़ाना है, और समझना है, आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि जो टॉपिक है उसको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा तो नहीं कोई नया टॉपिक उसमें इंक्लूड हो गया है, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं पुराने ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पे टिका हूँ। तो क्या करता है,
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ गया कि ये मेरे में अंदर गलती है, तो देखिए उसके बाद वो 80 क्या 90% पे आकर के वो पास कर जाता है, क्योंकि उसने अपने आप पे क्या किया, काम किया, रिसर्च किया, खोज किया। किसी भी फील्ड को आप ले लो, इकोनॉमिक सेक्टर के ले लो, पता चले आपके देश की अर्थव्यवस्था बार बार देश में जीडीपी डाउन हो रही है, रियल जीडीपी डाउन हो रही है, लोगों में जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो उस पर लोग, जो बुद्धिजीवी होगा व्यक्ति, जिसपे सोचने की होगा कि महंगाई क्या है। आप देखते होंगे कभी कल कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो अगला उस पर क्यूरियोसिटी होता, सोचता है ये चीज़ ऐसा क्यों है, ये महंगाई क्या चीज़ है, महंगाई आती कहाँ से है, इसके पीछे क्या रीज़न है। आप सोचिए, वो रिसर्च करने लग गया, खोज करने लग गया। इसलिए इस टॉपिक को डाला गया है कि आपको इसको रटना नहीं है, समझना है। अब आप हर दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं दोस्तों। आप मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो वहाँ भी आपने कोई अच्छी चीज़ पाते हैं, अगर नोट कर लेते, वो भी एक रिसर्च का पार्ट है। आप तुरंत आपका माइंड करेगा कि देखिए बंदे ने किस तरीके से ये चीज़ बनाया है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या एक नया रूप दिया है। आप देखते होंगे कोई बच्चा है जो तार होता है, उस तार पे क्या होता है, पैर उसके माध्यम सीधे खड़े होकर इस पार से उस पार चला जाता है। तो आप रिसर्च करते हैं कैसे बैलेंस किया, कैसे अपने आप कंट्रोल किया था, किस तरीके और डर को उसके अंदर कैसे खत्म हुआ। तो सारी चीज़ें क्या, ये जीवन से हर एक पार्ट से जुड़ा हुआ है रिसर्च। तो रिसर्च मतलब पुनः खोज करना, जो चीज़ें समाज में है उसको एक नया रूप देना, एक नया आकार देना, उसी को बोलते हैं रिसर्च। अब रिसर्च में इसको जब करते हैं तो इसमें कुछ फार्मूले हैं, कुछ इसके मेथड्स हैं, कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आपको उसको, उसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले तो आप समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसके मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है। अब मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे आईसीटी का इसमें रिसर्च में क्या योगदान है, ठीक है। और लास्ट में हम जो राइटिंग रिपोर्ट करेंगे रिसर्च का, जब हमारा रिसर्च हो जाता है दोस्तों, तो हम राइटिंग रिपोर्ट जो है लिख करके सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। ये इसका क्या होता है, बेसिक आधार बनता है। आपको मेन चीज करना, पहले कॉन्सेप्ट मतलब रिसर्च क्या है। रिसर्च का मतलब है किसी चीज को पुनः खोज करना, जैसे अभी हमने शुरुआत में बताया। मेथड्स क्या है, इसके कुछ कुछ रूल्स होते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव मेथड्स क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है, क्वालिटेटिव मेथड्स क्या है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या है, इससे कुछ एक्सपेरिमेंटल मीन्स होता बार बार, तब तक हम उसको रिसर्च करेंगे, तब तक बार बार प्रैक्टिस करेंगे जब तक हमें उस चीज़ का प्रॉब्लम क्या करेंगे, सोल्यूशन ढूंढ नहीं लेते। इसके मेथड्स होते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, कोई जब आप रिसर्च करेंगे तो हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं है आप डायरेक्ट किसी चीज़ को हासिल कर लेंगे, एक क्रमगत चलते हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो जरूरी नहीं आप पेपर फर्स्ट ही पढ़ लिए, 2 दिन में रट्टा मार लिए, समझ गए, ऐसा नहीं होता। एक स्टेप बाय स्टेप होता है। पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक उसमें हम अपने क्या करेंगे, हर एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं लेते हैं, ठीक है। वैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होगा, किसी चीज़ का प्रॉब्लम ढूंढो, उस प्रॉब्लम को फिर आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्शन करो। प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, जो डाटा मिलता है फिर उसको क्या करो, सैंपल तैयार करो। सैंपल तैयार करने के बाद राइटिंग आप प्रपोजल तैयार करो, सिनॉप्सिस वगैरह लिखो, क्या इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, क्या इसमें निगेटिव होना चाहिए, कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए, क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड लगाना चाहिए या क्वांटिटेटिव मेथड हमने प्रयोग किया है या डिस्क्रिप्टिव मेथड्स प्रयोग किया है। आपको हर प्रकार से क्या होता है, फार्मूला भी लगाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, आप अगर कोई अच्छा भोजन आप पका रहे हैं
तो ऐसे तो नहीं है कि आप सीधे गैस खोल देंगे, तेल डाल दिया, फिर चावल डाल दिया, आलू डाल दिया, आटे डाल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। उसका भी एक स्टेप बाय स्टेप होता है। आलू अलग काट के रखेंगे, पतीली को अलग गर्म करेंगे, है ना। एक स्टेप बाय तेल गर्म होगा, फिर उसमें तड़का देंगे, फिर आलू डालेंगे, प्याज डालेंगे, फिर उसके बाद जो आपको बनाना होता है सब्जी बना के रखेंगे। फिर उसके बाद रोटी बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आटा उठाए तुरंत बेलना शुरू कर देंगे, नहीं। आटे को आप लेंगे, पानी डालेंगे, उसको गूंदेंगे बढ़िया, फिर लोई बनाएंगे, फिर उसके बाद बेलेंगे चकली पे, फिर उसके बाद तावे पे रखेंगे। यही चीज़ें हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब है एक एक स्टेप को आपको समझना जरूरी है। तो पहले प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटा कलेक्शन करने के बाद उसका सैंपल तैयार करेंगे, सैंपल तैयार करने के बाद उसका राइटिंग आप प्रपोजल करेंगे, प्रपोजल जो भी आपका सिनॉप्सिस वगैरह तैयार करेंगे, उस सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग फिर डाटा को एनालिसिस करेंगे, चेक करेंगे क्या मैंने जो फार्मूला यूज़ किया है वो सही है कि गलत है, इसमें एक्सपेरिमेंटल है या इसमें आपका क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है। तो हर एक चीज़ को क्या करेंगे, एक एक बाय स्टेप चेक करेंगे। जब आपको पूरा प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ गया, सॉल्यूशन मिल गया, तो आप क्या करते हैं, एक बुक्स या नोट्स बनाएंगे, अपना एक कॉपी लिखेंगे कि ये चीज़ इसकी प्रॉब्लम थी और इस प्रॉब्लम की ये समाधान है। ठीक है, ये होता है स्टेप बाय ऑफ रिसर्च। फिर आईसीटी का पूछता है, आईसीटी का क्या योगदान है दोस्तों। आईसीटी का बहुत बड़ा, आज के दौर में देखिए, एक समय था लोगों के पास बुक्स सिर्फ ही क्या होता था, रिसोर्स होता था। आप बुक्स लाते थे, पढ़ते थे, या किसी का ऑलरेडी कोई रिसर्च किया है थोड़ा बहुत वहाँ से देखते थे, बट आपका अपना ही उसमें रिसर्च होना चाहिए, किसी दूसरे कॉपी नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जब बुक्स थे तो बहुत महंगा पड़ता था। आज देखिए इंटरनेट के माध्यम से आप 250-300 रुपये मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो आप घर बैठे कितनी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। अगर देखा जाए इंटरनेट का प्रयोग किया जाए तो आपके जीवन के लिए बहुत बढ़िया कि ज्ञान का वरदान है। अब जो इसका दुरुपयोग करना चाहता है तो अलग बात है। तो इंटरनेट का भी अगर देखा जाए तो हमारे लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ गया है। विकिपीडिया हो गया, गूगल हो गया, कहीं से भी गवर्नमेंट साइट हो गया, यूजी नेट के साइट पे आप जाइए, जो भी नोट्स हैं वहाँ से आप क्या करिए, अपलोड करिए, डाउनलोड करिए, वहाँ से पढ़िए, देखिए इसमें क्या पॉजिटिव बात है, क्या नेगेटिव बात है। तो आपका इंटरनेट काफ़ी चीज़ें क्या करता है, आईसीटी जो है काफ़ी मदद करता है। जब भी आपका सारी चीज़ें बन जाता है दोस्तों, तो आप लास्ट में आप राइटिंग रिपोर्ट करके सबमिट कर देते हैं कि अब मैंने अपना रिपोर्ट तैयार कर लिया, मैंने लिख दिया जो मेरा प्रॉब्लम था उसको मैंने सॉल्यूशन। ये होता है आपका रिसर्च का टॉपिक। ठीक है, अब अगला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे सिलेबस में, जो ये अगला यूनिट आता है आपका, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार होना, वार्तालाप होना। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ए के मन में कोई सवाल है, बी से कुछ सवाल पूछ रहा है, तो ए और बी में क्या हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, बात एक प्रश्न कर रहा है, दूसरा उसको आंसर दे रहा है, उत्तर दे रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए। कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल है, कम्युनिकेशन कभी रुकेगा नहीं। आज ऐसा है नहीं कि मैंने आज बात किया कल बात नहीं करेंगे, या आज मैंने टीचिंग किया कल टीचिंग नहीं करेंगे। हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ करना होगा, बोलना पड़ेगा। कभी बाहर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, कुछ वस्तु खरीदना होगा, तब भी हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन क्या है, हमेशा एक ये यूनिवर्सल है, और कम्युनिकेशन में कम से कम 2 पर्सन का होना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट में क्या क्या मेन चीज रहेगा, एक होता है सेंडर जिसको बोलते हैं, और एक व्यक्ति होता है रिसीवर।
दो व्यक्ति होते हैं। एक क्या करता है, कोई मैसेज, कोई टॉपिक इसके मन में क्या करता है, ये इनकोड करता है। इनकोड करता है, इनकोड करने के बाद जो इसके मन में संदेश है, मैसेज है, इस संदेश या मैसेज का क्या करता है, टाइप करने के बाद उनके पास सेंड करता है। बी, ये मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये बी है। बी ने, जैसे आप ए ने अपनी मोबाइल उठाता है, कोई चीज़ टाइप किया, चैट किया और लिखने के बाद इनके पास भेजता है बी के पास। बी ने अपना मोबाइल खोलता है, चेक करता है कि यहाँ पर कोई मैसेज आया हुआ है। उस मैसेज को क्या करता है, पढ़ता है। पढ़ने के बाद जब पढ़ता तो उसको बोलते हैं डिकोड करना। यहाँ किसने इनकोड किया है और ये क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा। डिकोड करेगा, डिकोड मतलब उसको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद देखेगा, फिर इसको ये क्या करेगा, इसको रिप्लाई क्या करेगा, देगा। जब रिप्लाई देने का मतलब इसको बोलते हैं फीडबैक देना। फीडबैक। अब इसने क्या हुआ, इसको रिप्लाई कर दिया। जब फीडबैक इसको दे देगा तभी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में 2% होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन जो हमेशा एक यूनिवर्सल है, ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, और इसमें अब पढ़ते हैं कम्युनिकेशन तो कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा पढ़ेंगे इसमें फिर ये समझ जाने के बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स होता है इसके प्रकार। अब इसके प्रकार में कौन कौन? नंबर 1 वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो ये इसके बेसिक चीजें हैं। वर्बल है, नॉन वर्बल है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये भी है कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन के प्रकार हैं। वर्बल मीन्स क्या होता है, जो आप लिखित रूप से या मौखिक रूप से जो बातें करते हैं, जो बात, जैसे हमने किसी को लेटर लिखा ये भी आपको वर्बल में आएगा। हमने अगर फेस टू फेस बैठ के बात करें तो भी वर्बल होगा। नॉन वर्बल में क्या होता है, जब आप बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं प्लस जिसमें सिंबॉलिक होता है, जिसमें इंडिकेट करते हैं, संकेत के माध्यम से बात करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल वो कम्युनिकेशन है जिसमें कोई रूल है, कोई नियम है, जिसके अकॉर्डिंग आप बात करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं, किसी बैंकिंग सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहाँ पर आप एक प्रॉपर ड्रेस होता है, आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो ये रूल है, आपकी ये पहचान कराती है कि आप इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं। अब आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग बात करना पड़ेगा। सीनियर से कैसे बात करेगा, जूनियर से कैसे बात करेगा, तो उसमें क्या होता है, एक हायरार्किकल एक रूल होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो जाता है दोस्तों, इसको नॉन फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल कह देते हैं, इनफॉर्मल। ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है आपका, जिसमें कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है। जैसे आप अपने घर परिवार में बैठे हैं, आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, बीवी के साथ अच्छे, माँ बाप के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी आप खाना खा रहे हैं, कभी आप टीवी चला रहे हैं, कभी आपका मन हुआ मार्केट घूमने चल दिए, तो यहाँ कोई रूल नहीं है, आप अपने मन के मुताबिक चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जो फेस टू फेस बात होता है, इमीडिएट जो आंसर आता, तुरंत हमने सवाल किया, आपने आंसर दिया, फेस टू फेस होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें
किसी चीज़ का थोड़ा डिले होता है, थोड़ा सा ड्यूरेशन का गैप होता है, इनडायरेक्ट होता है। अब जैसे जिसमें फेस टू फेस नहीं होता, मान लीजिए आपने मोबाइल उठाया, किसी को ऑडियो कॉल किया, आपने बातें तो कर रहे हैं लेकिन किसी इनडायरेक्ट बात हो रहा है, एक दूसरे का चेहरा दिख नहीं रहा। अब इसमें जिनको दो भागों में बांटा गया, एक होता है सिंक्रोनस, एक होता असिंक्रोनस, असिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्या होता है, इमीडिएटली जैसे आपने उठाया, कॉल किया, आंसर मिल गया। असिंक्रोनस में क्या होता है, ये थोड़ा इसमें डिले होता है, टाइम का ड्यूरेशन रहेगा। आपने कोई बात कहना था, आपने टाइप करके छोड़ दिया, बाद में उसको पढ़ेगा, उसका फिर आंसर देगा, इसको बोलते हैं असिंक्रोनस। तो ये इसके बेसिक है। फिर इसमें हम और क्या पढ़ेंगे, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में इसको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक टॉपिक ये पढ़ेंगे जिसमें लीनियर होता है, ट्रांजैक्शनल होता है, इंटरैक्शनल होता है। तो इसके 3 कौन है, लीनियर, ट्रांजैक्शनल और इंटरैक्शनल। लीनियर मीन्स होता है जिसको रेखीय बोलते हैं। एक व्यक्ति है, स्वयं बैठ के जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके मन में सवाल उठा, बैठ के आपस में बड़बड़ा रहा है कि देश में G20 सम्मेलन अगर हुआ है तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या इससे पूरा विश्व जो वसुधैव कुटुंब का कॉन्सेप्ट दिया गया, क्या ये कॉन्सेप्ट लागू होगा, क्या जो देश में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, क्या किसानों के हित में बात हुई है, क्या पर्यावरण पे वास्तव में रियल में बात हुई है। वो अकेले में बैठ के अपना आइडेंटिफाई कर रहा है, सोच रहा है। इसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन, ये होता है वन वे कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन दूसरा होता है, T फॉर ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हैं, आप दोनों बैठ के बात कर रहे हैं कि देखिए G20 का सम्मेलन हुआ, दिल्ली में सम्मेलन हुआ, 20 देश इसमें शामिल हुए हैं और इसमें अलग अलग कंट्री जो लोग आए हैं सब लोग अपनी विचारधारा दिए और इसमें क्लाइमेट को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के काफ़ी बातें हुई है, इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर के काफ़ी बातें हुई। दूसरा बोलेगा जी बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में G20 का सम्मेलन हुआ और इससे आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए काफ़ी बेटर हुआ है। तो 2 व्यक्ति बैठ के आपस में डिबेट कर रहे हैं, एक सवाल कर रहा है, दूसरा उसका आंसर दे रहा है। तीसरा होता है इंटरैक्शनल। इंटरैक्शनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई बात है, मैंने यूट्यूब पे जैसे कोई वीडियो बनाया, अपलोड करके रख दिया, बाद में उसको कोई देखेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को खराब लगेगा, बाद में उसका रिप्लाई करेगा, पॉजिटिव भी देगा, निगेटिव भी दे सकता है, बट उसमें क्या होता है, टाइम का गैप होता है। यहाँ होता है 2 तो होंगे, लेकिन एक ने अपलोड किया, अब इसमें बहुत से लोग देखेंगे और उसके बाद रिप्लाई देंगे, जैसे ब्लॉग हो गया, वीडियो हो गया इत्यादि, ये इंटरैक्शनल होता है। ये होता है लीनियर मीन्स वन वे कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल में 2 वे कम्युनिकेशन। इंटरैक्शनल में क्या होता है कि यहाँ पर 2 वे 3 वे नहीं है, कई लोग भी होते हैं, आपको ध्यान देना है बस, खाली आपने कोई वीडियो अपलोड किया, बाद में कोई देखेगा तो उसका आंसर देता है, बस ये चीज़ें। अगला सीन फिर पढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कब होगा अफेक्टिव। अब अफेक्टिव के लिए प्रभावित कब होगा कम्युनिकेशन, जैसे अगर A और B एक मन में सवाल आ रहा है, दूसरे से कहना चाह रहा है, दूसरा अगर उसका रिप्लाई नहीं देगा तो आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब तक 2 पर्सन है और दोनों के मन में क्या हो रहा है, एक सवाल कर रहा है, दूसरा उसको आंसर दे रहा है, तभी कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होगा। सही बात है, आप किसी से कुछ बात कहिए, अगला आपकी बात ना सुने तो कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन की हमेशा 2% क्या होता है, मस्ट बी कंपल्सरी, तो होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं इसमें अफेक्टिव के बाद बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब बैरियर क्या होता है, अब बैरियर जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, रुकावट क्या क्या हो जाता है, किसी चीज़ का रुकावट हो जाता है, आप बात कर रहे थे बीच बीच में रुकावट हो गया, जैसे किसी को कोई संदेश आपको पहुंचाना है, या कोई आपने पता चला आपके बेटा दिल्ली मुंबई चेन्नई कहीं पढ़ रहा है,
तो आपके मम्मी पापा होते हैं कि चलो होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, गिफ्ट है, उसको पैक किया और किसी चीज़ में पैक करके बोले बेटा इसको ले जाके दे देना। अब व्यक्ति लेके जा रहा था, अचानक रास्ता टूट गया है, बहुत बड़ी नदी है, तो उसने तोड़ के पूरे रास्ते बह गया। तो अब बताइए बैरियर हो गया कि नहीं हो गया? अभी इस पार से उस पार जा नहीं सकता, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। तो इसमें क्या क्या बैरियर है? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ठीक है, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, ये सब क्या है? रुकावट करते हैं। अब लिंग्विस्टिक बैरियर क्या है? एक को मान लीजिए कन्नड़ आ रहा है, एक को हिंदी में बात कर रहा है, कन्नड़ को ना तो हिंदी में आ रहा और हिंदी वाले को ना ही कन्नड़ आ रहा, तो कम्युनिकेशन होगा? नहीं हो सकता। कोई बैठ के यहाँ जर्मन बात बोलता रहे, दिन भर चिल्लाता रहे, और एक हिंदी बेल्ट का, उसे क्या फर्क पड़ रहा भाई, क्या चिल्ला रहा है? कोई चाइनीज कुछ बोल रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा भाई, तो कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है? क्लास में है, किसी टीचर के प्रति हमने अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप कर लिया है कि कितने भी अच्छे बात करेंगे, कितना अच्छा समझाएंगे, मेरे दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि हम अपने दिमाग में एक एटीट्यूड बना लिए, एक ऐसा व्यवहार अपने अंदर क्रिएट कर लिया, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। देखते हैं कुछ बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि ये साइकोलॉजिकल परेशानी इनके पास है। साइकोलॉजिकल जिसको आजकल देखिए कोई एग्जाम बार बार दे रहा, फेल हो रहा, तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अब मैं पास नहीं हो सकता, क्योंकि उसने अपने दिमाग में बैठा ही लिया कि मैं पास नहीं हो सकता। अगर वो ये सोच ले कि नहीं मैं इस एग्जाम को पास करूंगा, बार बार प्रैक्टिस करूंगा तो जरूर पास करूंगा, तो अगर पॉजिटिव व्यू में सोचेगा या नेगेटिव व्यू में सोचेगा? पॉजिटिव व्यू में सोचेगा जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा, नेगेटिव व्यू में सोचेगा तो उसका लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि उसने अगर अपने दिमाग में जैसा एटीट्यूड डेवलप करेगा तो वैसा क्या करेगा, वो चीज़ें सीखेगा। लेकिन बैरियर क्या हो जाता है? जब हम किसी के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव सोच लिया है, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक बैरियर हो गया। कल्चरल बैरियर क्या होता है? अब देखिए फॉरेन लोगों का जो शादी होता है और इंडियन शादी जो होता है, बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम उनके कल्चर को नहीं समझेंगे या हमारे समझ में नहीं आ रहा तो हमारे लिए बैरियर है। वो हमारे कल्चर को नहीं समझ रहे हैं तो उनके लिए भी बैरियर है, ठीक है भाई। अब मान लीजिए साउथ में जो शादियाँ होती हैं, साउथ में जितनी शादियाँ वो दिन में होती हैं। नॉर्थ इंडियन में जो शादी होता है, उत्तर भारत में रात में शादियाँ होती हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? और यहाँ की जो कल्चर है, खाने का, पीने का, शादी का, जो मंडप में काम करने का, फेरा लगाने का अलग अलग तरीका होता है। साउथ का जो मंडप है वो जिस तरीके से डेकोरेट होता है, जो परंपरा होती है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आप देखते हैं कल्चर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अगर आप एक दूसरे कल्चर को नहीं समझेंगे तो आपके लिए बैरियर क्रिएट करेगा, आप तरह तरह का सवाल करेंगे। तो ये होता है आपका बैरियर कम्युनिकेशन। तो ये बेसिक आपका हो गया कम्युनिकेशन चैप्टर का। दोस्तों कुछ सुबह का टाइम हो गया, अब लोग अपने जीवन रोजी रोटी के लिए घर से निकलते हैं, तो आवाज़ तरह तरह के करते हैं। अब आइए अगला टॉपिक पे हम बात करते हैं। अगला टॉपिक आपका रहेगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्या होता है? समझ, अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज को आप कॉम्प्रिहेंशन, आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के उसका आंसर निकाल लेते हैं तो आप में वो समझ है, आप में वो अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन में क्या कर देगा, कोई एक पैसेज ऐसे दे देगा। अब इसमें ऐसे पैसेज रहेगा दोस्तों, आपको पैसेज को क्या करना है, रीड करना है, उसको आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसमें से आप आंसर क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, छांटेंगे। अब ये जो कंप्रेंशन होगा, जो पैसेज होगा, किसी भी बेस पे हो सकता है। आपका इकोनॉमिक सेक्टर से पे हो सकता है, इकोनॉमिक्स आपके अर्थशास्त्र पे हो सकता है, रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, आपका सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर क्या है, किसी के भी ऊपर हो सकता है, पैसेज बन के आ जाए। अब आप अगर जागरूक इंसान हैं, अवेयर हैं, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो देश में क्या चल रहा है स्थिति, हो सकता है G20 के ऊपर आ जाए, पैसेज दे दे,
तो आप उसमें पॉजिटिव, इसमें 5 जो क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है दोस्तों, इनका आंसर आपको निकालना होता है। अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है, तो आपका समझिए 10 नंबर यहीं तो बन गए, 5 दूनी 10। तो पैसेज आते हैं, पैसेज के लिए आपको कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ते रहिए। इकोनॉमिक सेक्टर सबसे बेस्ट है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए। हिंदी बेल्ट के जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं, गद्यांश को पढ़िए, रीड करिए न्यूज़पेपर को, जो उसमें बीच में एडिटोरियल होता है। एडिटोरियल में क्या होता है, बीच के जो न्यूज़पेपर्स में लिखा होता है एडिटोरियल, मैं भी दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे न्यूज़पेपर है, तो आप क्या करिए, इस न्यूज़पेपर को जैसे मेन पॉइंट है, आपने वर्ल्ड में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, तो इसको मेन टॉपिक को पढ़िए, इसमें कितने देश शामिल हुए हैं और किस किस बात को लेकर आपको बस जागरूक रहना है, अवेयर रहना है कि देश में चल क्या रहा है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। एडिटोरियल दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो पेपर होते हैं बीच का, ये जो पढ़ना है, ये सबसे बेस्ट है एडिटोरियल, यही आपको पढ़ना है। ये जो दिया हुआ है, इसको आप अगर रोज 1 पेज आप पढ़ो, बस ज़्यादा ना करिए, 1 पेज, इसमें आपको समझ भी अच्छा हो जाएगा और अवेयर हो जाएगा। आपको इकोनॉमिक सेक्टर पता हो जाएगा, जियोग्राफी सेक्टर पता हो जाएगा, एनवायरमेंट सेक्टर पता हो जाएगा, कोई ICT कंप्यूटर बेस पर अगर कोई टेस्ट हो रहा है तो उस पर भी पता हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को पढ़ने के लिए आप एक न्यूज़पेपर लगाइए। अगर इंग्लिश मीडियम है तो अपना न्यूज़पेपर को इंग्लिश का लगा लीजिए। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं तैयारी करें तो हिंदी में ही पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, लैंग्वेज कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको समझ आना चाहिए। कंटेंट किस में हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, ये चीज़ें हैं। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखिए एजुकेशन का स्तर है, जो लोग कहते रहे हिंदी अच्छी बात है, हमारी मातृभाषा है, हम बात कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, बट कंटेंट आज के दौर में अगर देखा जाए तो हमें इंग्लिश में बहुत कुछ मिलती है, हिंदी में कंटेंट बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग करने में भी टाइम लगता है और कंटेंट भी इसका बहुत ज़्यादा अगर बनता है तो कई वर्ड बन जाते हैं, कई मीनिंग बनते हैं और समझने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए इंग्लिश में क्या है कि आज का दौर अगर देखा जाए तो जो भारत में एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो तो हिंदुस्तान तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं एजुकेशन का। जितने एजुकेशन कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे सब फॉरेन के कॉन्सेप्ट हैं। आप IIT तैयारी कर रहे हैं तो फॉरेन है, MBA कर रहे हैं तो फॉरेन है। तो आप बताइए हिंदुस्तान का क्या रह गया, सिर्फ हिंदी और संस्कृत। तो हिंदी और संस्कृत से आपका थोड़ी रोजी रोटी चलेगा, आपको IT सेक्टर में काम करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी। जो लोग कहते हैं अंग्रेजी नहीं, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल हो चुका है आज के दौर में। देखिए पूरे देश पे कब्जा करके बैठा है। अगर आपको आगे बढ़ना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और वैसे भले लोग बोलते हैं नहीं चार अंग्रेजी बोलना अलग बात है। आपको अंग्रेजी इसलिए पढ़ना, कंटेंट हमें चाहिए। आपके पास अगर कंटेंट नहीं रहेगा किस पे बात करेंगे। दूसरा इसमें टॉपिक करते हैं ICT का। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो भी आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप पढ़ेंगे काफ़ी चीज़ इसके बारे में जानकारी रखना है। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, इंटरनेट क्या है। तो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को समझिए, कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन क्या था, कितने बाय कितने स्क्वायर में कमरे में रहता था, कितना बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था, इस कंप्यूटर खोज किसने किया था। अब ये आज के प्रोजेक्ट टाइम में जो कंप्यूटर चल रहा कौन सा जनरेशन का है, इसको आप देखते होंगे जनरेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ
और लास्ट में आज जो चल रहा है ये 5th जनरेशन है। इसमें चेंज करना, पहले किसी वैक्यूम ट्यूब लगा था, बाद उसमें छोटा सा आईसी लगा, फिर छोटा सा और छोटा आईसी किया, आज देखिए तो और भी छोटा, अब तो पता है एक चिप लग जाता है बस खत्म। ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, धीरे धीरे की जनरेशन में चेंज हुआ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। फिर हम इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है। अब इंटरनेट जो भी आजकल इंटर प्रवेश कर रहे हैं, नेट मतलब जाल, पूरे देखिए तो आज पूरे दुनिया में जाल फैल चुका है। समुद्र के माध्यम से क्या हो रहा है, पूरे जाल ही जाल, तार ही तार फैलाया गया है। ठीक है, अब उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको इंटरनेट को कितने भागों में बांटा गया है, लैन क्या है, मैन क्या है और वैन क्या है। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम, लैन क्या है, मैन क्या है और वैन क्या है। ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे सीपीयू, इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, ये बेसिक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। ठीक है, अब फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसमें हम रोम और रैम में अंतर क्या है। ठीक है, अगर आप इतना चीज़ें समझ गए तो समझिए कंप्यूटर्स में थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आप जैसे देखिए डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, आपको पीपीटी बनाना है तो पीपीटी कैसे आप बनाएंगे, पीपीटी कम समय में कैसे बनाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाना है तो ऑनलाइन लिखना है, डिजिटल चीज़ के बारे में कम से कम अनुभव होना जरूरी है। तो बस ये है कि आपको अवेयर होना है, पता होना चाहिए बस। इनपुट डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइस क्या, सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या है, रोम और रैम में डिफरेंस क्या है। आप मोबाइल खरीदते होंगे उसे बोलते भाई इसमें कितना रैम है, कितना इसमें रोम है, 8 GB रैम है कि 10 GB रैम है। रैम मतलब उसमें कितना स्पेस है, कितना ये सॉफ्टवेयर को क्या कर सकता है, अपलोड कर सकता है, कितने सॉफ्टवेयर पे। कभी कभार देखते नहीं हो कि रैम का मतलब एक चीज़ होता है, जैसे आपके पास लाइब्रेरी हो, अब लाइब्रेरी में क्या सारी किताबें हैं और आपका एक छोटा सा ऑफिस हो। अब यहाँ से पता चलो कोई आपको पढ़ना है, जैसे आप मोबाइल में सर्च मारते हैं तो रैम क्या करता है, उस चीज़ को एक्सेस करता है। यहाँ से जैसे आप कोई चीज़ गाना सुनना है तो यहाँ फटाक से क्या कर इंटरनेट पे जाकर यूट्यूब से ढूंढेगा, ढूंढ के ला करके आपको क्या कर दिया, जो आपका मोबाइल है स्क्रीन पे उसको प्रेजेंट कर देगा, आप देखते हैं। तो रैम का काम क्या है, किसी चीज़ को ढूंढ के लाना और दिखाना। अब रैम में क्या है कि आप पता चला कई ऐप चला रहे हैं, उसमें आप गेम भी खेलना चाह रहे हैं, यूट्यूब भी चलाना चाह रहे हैं, फेसबुक चलाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम भी चलाना चाहिए। तो रैम का मतलब होना चाहिए कितना उसमें स्पेस है, कितना जगह है, कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, कितनी चीज़ें उसमें से मिल सकती हैं। और पता चला कि आप कई चीज़ें एक साथ देखना चाह रहे हो तो नहीं, तो उसके लिए आपका रैम में स्पेस होना, 8 GB हो, 10 GB हो, 25 GB, अब जो भी है जितना स्पेस रहेगा उतनी चीज़ें दिखाई जाती है। रोम क्या होता है, कभी का ये भी पूछता है। रोम मीन्स जो इनबिल्ट होता है पहले से ही आपके मोबाइल में, जो हार्डवेयर होता है, जो मदरबोर्ड होता है, छोटे छोटे जो आईसी होते हैं, वो जो कंपनी की मोबाइल होती है वो ऑलरेडी पहले से उसमें इनबिल्ट कर देता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता। जब तक मोबाइल रहेगा तब तक वो डाटा उसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये काम होता है रोम और रैम में। काफ़ी आगे बताएंगे आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर किसी चीज़ को हम जो ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे हमें कभी किसी से बात कर रहे हैं, आवाज़ तो हम हमारी सुनाई दे रही है, बट क्या आवाज़ को आप देख रहे हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं छू सकते, ये चीज़ें हैं। आप जैसे स्क्रीन पे कोई चीज़ आप चलाते हैं तो क्या करते हैं, गाना चल रहा है तो गाने को सुन सकते हैं, क्या आप गाने को टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम छू सके, देख सके। अब इससे कंप्यूटर जो पार्ट है, अब उसमें सीपीयू क्या है, उसको हमने छू दिया,
माउस क्या है हमने उसको टच कर दिया, प्रिंटर क्या हमने इसको टच कर दिया। ये सब क्या होते हैं आपके हार्डवेयर होते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइस वो जो चीज़ हम इन करते हैं, जिससे कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कोई टाइप करते हैं तो हम इन करते हैं। कीबोर्ड क्या हो गया इनपुट डिवाइस। माउस क्या है इनपुट डिवाइस। जिनके माध्यम से कोई डाटा हम फीड करते हैं, इंटर करते हैं, उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और जिसके माध्यम से कोई डाटा प्रिंट करके बाहर आता है उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे स्पीकर है, हमने अगर मान लीजिए मोबाइल में गाना बजाया तो साइड में स्पीकर होता है, वहां से गाने क्या होगा सुनाई दे रहा है, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर है, हमने कंप्यूटर में कोई चीज़ प्रिंट किया, उसको प्रिंट किया, इंटर किया और वहाँ पर आउटपुट हो रहा है। प्रिंटर में क्या हो रहा है, एक बड़ा सा A4 साइज का प्रिंट करके निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है। इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और इसमें अपडेट चीज़ पूछेगा, विंडोज़ क्या है, विंडोज़ मतलब विंडोज़ 8 क्या है, विंडोज़ 9 क्या है, विंडोज़ 10 क्या है, विंडोज़ 20। तो तरह तरह के जो अपडेट सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये हो जाता है आपका आईसीटी। आईसीटी के बाद अगला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे आपका आ जाता मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। बहुत बड़ा चैप्टर देखिए दोस्तों, इसमें मैथ है और प्लस आपका लॉजिकल रीजनिंग दोनों जोड़ के रखा है। मैथ में अगर आप पढ़े होंगे नंबर ऑफ सिस्टम क्या है, सीरीज क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एवरेज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वर्क एंड टाइम क्या है। ये जो मैथ के इसमें बेसिक आपका टॉपिक क्या क्या पढ़ना है मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। पहला आपका होगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, उसके बाद आपका नंबर सीरीज, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे एवरेज, वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपके टॉपिक होते हैं। अगर आपने इतना से कर लिया है, बस इतना है कि आप एक टीचर हो रहे हैं, आप कम से कम सिंपल थोड़ा बहुत मैथ आना बहुत जरूरी है कि जोड़ घटाव के बारे में। मान लीजिए कोई आप बुक्स खरीद रहे हैं, आप एक टीचर हैं, तो कम से कम पता हो कि बुक्स की प्राइस क्या है, इस पर कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है, तो कम से कम आप डिस्काउंट निकाल सको, एक चैप्टर हाँ डिस्काउंट निकाल सको। अब डिस्काउंट के बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए, छूट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अनुपात क्या है, समान अनुपात क्या है, नंबर ऑफ सीरीज क्या है, औसत क्या है, वर्क एंड टाइम कार्य और समय क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है। अगर आप इतना ही कर लो तो कम से कम आपको यहाँ से पाँच क्वेश्चन तो रहता है, फिक्स ये भी है। तो ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब इसे में थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग भी जोड़ दिया है, जिससे आपका ब्लड रिलेशन है। देखिए मैथ तो है प्लस और इसमें रीजनिंग क्या जुड़ा है, आप ब्लड रिलेशन जोड़ दिया। अब ब्लड रिलेशन जोड़ दिया दोस्तों, रक्त संबंध क्या है। दूसरा टॉपिक इसी में आपका रहेगा सिलोइज्म क्या है। सिलोइज्म क्या है इसको भी पढ़ना है। एक बैठकी बोलते हैं जिसको, सिटिंग अरेंजमेंट, कि एक सर्कल है, उस सर्कल के चार लोग बैठ जाते हैं, कौन उसके लेफ्ट में कौन उसके राइट में बैठा है। उसके बाद आपका आता है पजल। अब पजल एक चैप्टर होता है,
एक ही जो बीवी है डॉक्टर है, डॉक्टर का जो बेटा है वो इंजीनियर है। फिर पूछेगा उसकी जो बेटी है वो सीए है। तो उसमें घुमा के आपको पूरा खिचड़ी बना देता है, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। पजल एक चैप्टर होता है। फिर अगला एक टॉपिक इसी में आता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में होता है दिशा। ये अपने घर से निकल के चलता है, फिर राइट चलता है, फिर लेफ्ट चलता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है। बताइए कौन सा डायरेक्शन, कौन सी दिशा में और कितनी दूरी पे है। ये आपका पूरा हो जाता है रीजनिंग का टॉपिक। तो इतना आपका मैथ और प्लस ये आपका रीजनिंग। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया है, इसमें एक टॉपिक और जोड़ देता है कैलेंडर। कैलेंडर पूछेगा लीप ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर क्या है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आज के दिन, आज 1 तारीख है तो आज सोमवार दिन है। बताइए आज 7वें दिन कौन सा दिन होगा, 8वें दिन कौन सा दिन होगा। अगर मान लीजिए आज इस डेट में, इस सन में आज 25 तारीख है और दिन सोमवार है, अगले 2 साल बाद कौन सा तारीख आएगा, कौन सा दिन आएगा। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं, 7 से डिवाइड करना पड़ता है, जो रिमेनिंग बचता है उसको ऐड करना पड़ता है। ये काफ़ी से कैलेंडर के ऊपर हम निकालते हैं। एक टॉपिक ये भी कहता है। तो बेसिक इतना चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला टॉपिक इसमें बात करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। फिर देखिए, सिलेबस को आप जब तक अच्छे समझेंगे नहीं, हमें पढ़ना क्या है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ाई समझ जाइए 50% कंप्लीट हो जाए। सिर्फ सिलेबस को समझ जाइए। अब पता चला कोई टीचर आगे कुछ भी बता के जा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा, आप सिलेबस देखिए क्या वो सिलेबस में कंटेंट है कि नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने से क्या होता है, हमें एक डायरेक्शन मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। पहले सिलेबस को समझिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पढ़ाई करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए, यहाँ भी लॉजिकल रीजनिंग था, लेकिन ये लॉजिकल रीजनिंग अलग है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है लॉजिकल रीजनिंग में। वेस्टर्न रीजनिंग क्या था और इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, वेन डायग्राम क्या है, एक चैप्टर रहेगा। दूसरा आपको डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग क्या है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है। अब इंडियन में लॉजिकल रीजनिंग में आपको प्रमाणा क्या है, हेतु क्या है, सही विचार क्या है। तो ये बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑर्थोडॉक्स क्या है, हेटेरोडॉक्स क्या है, नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है। तो ये पूरा इंडियन लॉजिकल रीजनिंग को समझेंगे। डिडक्टिव क्या है और इंडक्टिव क्या है, इसको पढ़ेंगे। वेन डायग्राम क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। ये आपके जो होते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। इंडियन लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी बहुत बड़ा है, इसको एक एक करके समझेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। ठीक है दोस्तों, एक पूरा टॉपिक हो जाता है आपका अलग। फिर इस अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ये को लिख देते हैं द पीपल एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जब ये टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका शुरू होगा द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। अब देखिए ये टॉपिक क्या है दोस्तों, अभी हमने ये टॉपिक किया, अब दूसरा टॉपिक शुरू करें द पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। आप इस धरती पे हैं,
तो कम से कम इतना ज़रूरी है कि भाई आसपास का वातावरण क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, आपका लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है, जीव जंतु क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, वेटलैंड क्या है, हॉट स्पॉट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके बाद रियो सम्मेलन क्या हुआ था, G20 सम्मेलन क्या है, कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उनको भी पढ़ना है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर में अगर एक कौन से लेयर में पाया जाता है, क्या ट्रोपोस्फीयर में है या स्ट्रेटोस्फीयर में है या आइनोस्फीयर में है या एक्सोस्फीयर में है या मेसोस्फीयर में है, आपको इसको भी चेक करना है। ठीक है, तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में भी समझना है, क्या क्या आप समझेंगे। पहले चीज़ तो इन्वायरमेंट क्या है, मतलब यही दोस्तों लिखे के आप बता देते हैं। इन्वायरमेंट क्या है, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं। अब इन्वायरमेंट के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पहले तो एक समझेंगे आप एटमॉस्फेयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है, और एक को आपको हो जाएगा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। अब लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल क्या है। फिर अगला आप पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर मतलब जल मंडल क्या है। तो वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, जब तीनों मिलके बीच में कौन सा बनेगा आपका, बायोस्फीयर। इसको बोलते हैं जैव मंडल, अर्थात यहां लिख देते हैं जैव मंडल, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर, क्योंकि इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर धरती पे ऑक्सीजन ही ना हो तो मानव जिंदा रह सकता है नहीं, तो इसकी महत्व बहुत अलग है। और मान लीजिए ऑक्सीजन हो और स्थल हो, लिथोस्फीयर हो, लेकिन जल ही ना हो, क्या रह सकता है नहीं। इसलिए तीनों के महत्व को समझना है, और इन्हीं तीनों को जोड़ करके बना है बायोस्फीयर, जैवमंडल। इसमें आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले एक अमीबा, एक कोशिकीय जंतु का जन्म हुआ, फिर उसके बाद जलचर हुए जो जल में रहने वाले, फिर कुछ स्थलचर हुए जो स्थल पर रेंगने वाले हुए। तो ऐसे ऐसे जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है। वेटलैंड क्या है, वेट मीन्स जहाँ नमी क्षेत्र है। तो दलदली क्षेत्र कौन कौन सा है, वे दलदली क्षेत्र हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उनके महत्व को भी समझना है। पर्यावरण में जो हमारे सबसे बड़ी आवश्यकता है, जैसे चीज़ आपका वेटलैंड के साथ साथ हमें क्या समझना है, क्लाइमेट में जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसको भी समझना है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण है, ग्रीन हाउस गैस है, इस ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस कैसे बढ़ रहा है, सारी चीज़ें आपको पर्यावरण के बारे में बेसिक चीज़ें समझना है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमें लगता है दोस्तों 3, 3, 6, 2, 8। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम नाइन्थ जो टॉपिक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, एक प्रकार से मैथ का और बेस है। इसमें आपको बस एक टेबल दे देगा, ऐसे ग्राफ बना करके अलग अलग ग्राफ दे देगा, ठीक है। फिर ऐसे ग्राफ दे देगा, आपको पूछ लेगा चलिए इस साल आबादी अगर मान लीजिए 80% था, इस साल आबादी 50% है, इसमें 40% है, तीनों को बताइए जोड़ के कितना टोटल हो गया। इसमें आपको क्या आना बहुत ज़रूरी है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आपको सीखना पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको कैलकुलेशन जितना बढ़िया रहेगा आप उतनी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कल औसत पूछेगा, कभी कल परसेंटेज पूछेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोज पर प्रतिदिन आप आधा घंटा 10 मिनट के लिए 2 DI क्वेश्चन सोल्व करो बस। दोस्तों इसमें सोचिए आपको 5 क्वेश्चन फिक्स है, इसमें चेंज ही नहीं होता, 5 क्वेश्चन ही फिक्स रहता है, चेंज ही नहीं होता है, वो रहेगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
ये होता है आपका 9th जो था आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। लास्ट में इसका जो टॉपिक रहेगा आपका, इसको बोलते हैं द हायर एजुकेशन, द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये आपको चैप्टर को बहुत जरूरी है समझना। अब द हायर एजुकेशन में कई टॉपिक है। संस्थागत इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग ऑफ हायर एजुकेशन, जिसमें आप एंशियंट इंडिया पूछेंगे, प्राचीन भारत में एजुकेशन स्तर क्या था। तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। तो ये जो यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता है, इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीज़ सिखाया जाता था, और इस यूनिवर्सिटी में जो है और भी चीज़ें पूछेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, कौन से स्टेट में इस वक्त वर्तमान समय में है, इसका लोकेशन पूछ लेगा। दूसरा पूछता है सोर्स ऑफ नॉलेज, जो इंडिया में और क्या क्या है। वेद के आधार पे पूछेगा, जो वास्तविक होते हैं। नास्तिक जो वेद को नहीं मानते हैं तो उनके आधार पे पूछेगा। वेद में जैसे आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इनके क्या है, एक ग्रंथ है, ये आधार है जो इनको मानने वाले हैं, जिनको राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, जो ईश्वर में बिलीव रखते हैं। दूसरा है नास्तिक, जो ईश्वर में बिलीव नहीं रखते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, हम इस चीज़ को नहीं, हम इस चीज़ को नकारते हैं। तो किस चीज़ को मानते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं, उनका अलग है कॉन्सेप्ट, जिसमें 4 आते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविका, चारवाक। तो ऐसे 4 धर्म हैं जो बेसिक आधार उनका होता है आपका नास्तिक के ऊपर बात करते हैं। फिर इसमें ओरिएंटल कन्वेंशनल लर्निंग एजुकेशन क्या है, फिर उसके बाद नॉन कन्वेंशनल लर्निंग ऑफ इंडिया एजुकेशन क्या है। तो पुराने जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, पुराने बेसिक मतलब जो फेस टू फेस क्लास चलता था, गुरुकुल एजुकेशन होती थी उसमें, और आज के प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन ओपन लर्निंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी पूछता है। फिर पूछ लेगा आपका वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। अब एनवायरनमेंट के बारे में आपको समझना है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में टॉपिक बात किया कि आप जिस धरती पे कम से कम उस पर्यावरण के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। और आपका एजुकेशन जो आपने पढ़ाई किया है, क्या उस पढ़ाई का महत्व कितना आपने सीखा, समाज को क्या आप दे सकते हैं, देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या बेटर कर सकते हैं। तो आपके एजुकेशन की वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं पॉलिसीज, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसी मीन्स होता है जो आप सरकार नीतियाँ बनाती है, जैसे आप नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, बना दिया, तो पॉलिसी बना। अब उस पॉलिसी क्या करेगा, सुशासन के माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक फील्ड में जो आपके IAS, IPS, ब्यूरोक्रेसी के जो नौकरशाही लोग हैं, उसको क्या करते हैं, घर घर तक, जिला जिला तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और ग्राम तक, गांव के मुखिया, आपके तहसीलदार, ये सब लोग मिल करके क्या करते हैं, गांव गांव तक उस एजुकेशन को पहुंचाएंगे, लागू करवाएंगे, इम्प्लीमेंट करवाएंगे, बुक प्रोवाइड करवाएंगे लोगों तक। बच्चों में बुक्स कैसे बांटे, बच्चों को बुक देंगे कि आप इसको पढ़िए, नया एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसके बारे में भी समझना है। गवर्नमेंट कब लाई थी, इस एजुकेशन से क्या प्रभाव पड़ा। कुछ होता है स्वतंत्रता के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद एजुकेशन में क्या चेंज आया है, आप पढ़ेंगे। राधा कृष्ण कमेटी क्या थी, कोठारी कमेटी क्या थी, 1952 में जब क्या चेंज हुआ, 1962 में क्या, 1980 में, 1992 में, 2020 में। तो जो आपका एजुकेशन की नई नई पॉलिसियाँ आई हैं, तो उसमें क्या क्या चेंज है, आपको उसको रटना भी है, समझना भी है। तो दोस्तों ये पूरा आपका आइडेंटिफाई हमने किया जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है। बाकी हमने जो बताया है, और जाके किताब उठाइएगा, उसको चेक करिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, तभी पूरा समझ में आएगा हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज के इतने, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। कल हम पेपर लाएंगे 2 का पूरा सिलेबस समझाएंगे। जय हिंद।